वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में चल रहे इस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से वीडियो चैट, जिसमें हम आयुर्वेद का आलोचना सत्र, स्वदेशी चिकित्सा, रसोई घर की चिकित्सा, होम्योपैथ जैसी परंपरागत चिकित्सा पैथियों के बारे में चर्चा करते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच हैं डॉक्टर क्या नाम बताया था भैया? मीनू बत्रा जी। बत्रा। हाँ जी। तो जी उनका हार्दिक अभिनंदन है स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास के मंच पे। तो मैं चाहता हूं कि वो अपने जीवन के अनमोल ज्ञान और अनुभव को हम सभी से साझा करें, जिससे हम ज्ञानित होकर समाज में एक नई दिशा जो देने का प्रयास है वो उसमें हम मदद कर सकें और भाई बहनों को। तो आप सभी बड़े ध्यान से सुने और इनके ज्ञान को, अनुभवों को अपने जीवन में अमल करके आसपास के अपने सगे संबंधियों, जाने अनजाने लोगों को जानकारी देकर स्वस्थ समृद्ध परिवार, समाज, राष्ट्र का निर्माण करें। वंदे मातरम। आपका हार्दिक अभिनंदन है स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी कर्णधारों की ओर से। वंदे मातरम। डॉक्टर मीनू बत्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस ग्रुप में इनवाइट करने का और ज्वाइन कराने का, क्योंकि मेरी भी यही मंशा है कि हम लोग आपस में जुड़कर एक दूसरे को ज्ञान देकर और अपने को स्वस्थ रहकर देश की प्रगति में सहायक हो सकते हैं। तो इसीलिए मेरी सुशील जी से जब भी बात हुई है तो यही हुआ कि हम लोग कैसे लोगों को अवेयर करें। एक्चुअली अगर मैं अपने बारे में कुछ बताऊं तो मैं 22 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ वैसे, और लेकिन शुरू के 10 साल मैंने एलोपैथिक में ही किया है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया, जबकि मैंने किया आयुर्वेद हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर एलोपैथिक ही ज़्यादा चलता था। लेकिन आज से 10 साल पहले 2012 से मैंने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस शुरू की है, और 2012 से लेके 17 तक मैं दोनों थेरेपी करती थी, आयुर्वेदिक भी और थोड़ा एलोपैथिक भी। लेकिन 2017 से लेकर अब 2022 तक मैं प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देती हूँ। मेरा जो इंटरेस्ट रहता है वो रहता है कि हम लोगों को बीमार होने से कैसे बचाएं। इसके लिए मेरे जगह जगह लेक्चर्स भी होते हैं, मैं पर्सनल भी देती हूँ। अभी बीएड कॉलेज में ही हुआ था शनिवार को मेरा, जिसमें हमने कमर दर्द के लिए बात की थी। तो इस में भी मैं यही चाहूंगी कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर हम उसको पहले से ही पहचान ले तो हम बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट नहीं होते, जैसे कि शुगर, बीपी, डिस्क प्रॉब्लम, हम इनको बचा सकते हैं। और इनको बाकी होने के बाद हम क्या क्या प्रिकॉशन लें, ये सारी चीजें मेरे जितने अपने अनुभव है, कैसे मैंने पेशेंट को ठीक किया, उस हिसाब से मैं आपसे शेयर करूंगी। फिर हम इसको टॉपिक वाइज भी ले सकते हैं, जैसे आप लोग कहेंगे ये, फिर मैं उस तरह से आगे चर्चा करूंगी। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ही सुनना चाहूंगी एक बारी। दीदी आप ऐसा ही व्याख्यान बताएं जिससे कैसे लोग मतलब स्वस्थ रहें और मतलब बीमार ही ना हो, इसके बारे में बताएं, और बाकी फिर अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे हाँ, वो बताएं। इसमें जो सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि जो हमारी दिनचर्या है, दिनचर्या हम लोगों ने अपनी बहुत बिगाड़ ली है। हम अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से अपनी दिनचर्या रखते हैं। प्रैक्टिकली तो हम लोगों को बहुत ज्यादा, हम कहें कि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 4 बजे उठे और हम काम करें, या हम इस टाइम पे स्नान करें, ऐसा हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितना हम प्रैक्टिकल अप्रोच ले सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग 11-12 बजे से पहले सोते नहीं है, तो अब सुबह 4 बजे उठने को कहेंगे तो वो लोग बीमार होंगे। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि आपकी जो दिनचर्या है वो थोड़ी हेल्दी में, जैसे हम लोग बताते कैसे आजकल के लोग ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे और नाश्ता बहुत लेट कर रहे हैं, 11 बजे खाना खा रहे हैं, लेडीज खास तौर पर। क्योंकि जब भी हम पेशेंट देखते हैं तो मैं सबसे पहले उनका लाइफस्टाइल ही पूछती हूँ कि आपका दिनचर्या क्या है, उस दिनचर्या से हम हेतु निकालते हैं। तो मैंने लेडीज के लिए स्पेशली देखा है, वर्किंग लेडीज तो फिर भी थोड़ा सा रहती हैं कि उनको टाइम पे खाना मिल जाता है, लेकिन जो हाउस वाइफ है वो लोग खाना टाइम पर नहीं खाते। सबको आदत होती है कि सुबह थोड़ी सी चाय पी और फिर उसके बाद 10-11 बजे नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद 3 बजे लंच करेंगे, फिर रात को 9 बजे। मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि प्लीज ऐसी दिनचर्या नहीं करें। इस दिनचर्या से क्या होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमें पचता नहीं है,
उसके टॉक्सिन्स ज्यादा बनते हैं जो हमारी बॉडी में रुक जाते हैं, और जहां भी वो टॉक्सिन्स रुकेंगे वहीं वो पेन करेंगे। तो वो दर्द, किसी को घुटनों में दर्द, किसी को कमर में दर्द, वो इन टॉक्सिन्स की वजह से है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि सारी बीमारी पेट से होती है। और उसमें सबसे पहला जो मैं कारण मानती हूँ वो सिर्फ ये कि हमारा समय पर खाना ना खाना। कोशिश करनी चाहिए कि सुबह जो नाश्ता है वो 8-9 बजे, उठने के 2 घंटे के अंदर मैं पेशेंट को कहती हूँ कि आप 6 बजे उठते हो तो 8 साढ़े 8 बजे तक खाना खा लो। दोपहर का खाना 12 से 2 बजे के बीच में होना चाहिए। शाम का खाना फिर 7 बजे से 8 बजे के बीच में होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि खाना हमारे पेट में जो डाइजेशन है वो पावर अच्छी होती है उस टाइम पर, और उसके अकॉर्डिंग आप खाना खाओगे तो आपको वो खाना एनर्जी देगा। रात को 9 बजे खाना खाना, 10 बजे खाना खाना, दोपहर को 3 बजे खाना खाना, ये हमें बीमार करता है ज्यादा। तो हमें वो खाना उसी हिसाब से नहीं खाना चाहिए। तो अपने खाने के टाइमिंग्स पे जरूर फोकस करें, क्योंकि फर्स्ट वीक तो सबको यही कहा जाता है कि खाने के टाइमिंग्स पे फोकस करो, अपनी हैबिट्स को चेंज करो। और कई लोग तो 50% उसी से ही ठीक हो जाते हैं, हमें इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद फिर बीमारी के हिसाब से बताया जाता है कि अगर दर्द है तो आपको दही नहीं लेनी है, जूसेस ज्यादा नहीं पीने हैं, अगर आपको पेन ज्यादा रहती है। बाकी कोई और क्वेश्चन हो तो मैं पर्टिकुलरली डिजीज के हिसाब से आपको बता सकती हूँ फिर। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो सीधा। हाँ, सुशील जी। जी डॉक्टर मीनू बत्रा जी, मेरा क्वेश्चन यही है कि आजकल लेडीज की जो दिनचर्या है उसके हाँ कारण हमारी जो लेडीज प्रॉब्लम है, आप उसके हाँ, विषय में कोई चर्चा कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे ग्रुप में लेडीज भी जुड़ी हुई है और ये ठीक है। स्वस्थ होगी तो सभी परिवार स्वस्थ होगा। हाँ, उसी के लिए मैंने एक तो ये जैसे खाने का बताया कि खाना है मेन। इसमें जो लेडीज प्रॉब्लम, आप मेंसेस वगैरह से रिलेटेड बता रहे हो क्या, जी या पेन? एक्चुअली मेरा पेन का स्पेशलाइजेशन है वैसे ज्यादा, जैसे हाँ, मेरे पास पेन पेन के पेशेंट लेडीज ज्यादा होते हैं। प्रॉब्लम जैसे कि मेंसेस समय पे न आना, ज्यादा हाँ आना। उसके लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। उसके जी लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हमारी सारी ना हार्मोनल प्रक्रिया होती है, जिससे हम लोगों को पीरियड्स कब आने हैं, कितने दिन रहने हैं, कितना ब्लड बनना है, कितना डिस्चार्ज होना है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो इस टाइम है वो है स्ट्रेस का। आप खाना जो खा रहे हो वो तो है ही, जो गलत टाइम पर खा रहे हो, लेकिन जो स्ट्रेस है कि अननेसेसरी हर दिन सारा दिन दिमाग चलते रहना, इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। जिसको भी मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले मैं अपने क्लिनिक पे नस्य कर्म कराती हूँ कि हाँ, कि आप घर पर चाहे देसी गाय का घी, बादाम, रोगन, अपनी प्रकृति के हिसाब से वो चीज डालना जरूर शुरू करो। उससे बहुत फर्क पड़ता है। बाकी किसी को ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो हम लोग पेट पे तौलिया रखने को कहते हैं, उसको गीला तौलिया रखने को कहती हूँ मैं कुछ दिन तक, पीरियड से 1 हफ्ता पहले। और पीरियड्स अगर ज्यादा हो रहे हैं तो उसके दौरान मैं आंवले का मुरब्बा 2 सुबह 2 शाम को, प्लस नारियल, नारियल चाहे कच्चा मिले चाहे जो ड्राई वाला होता है, वो नारियल भी पेशेंट को खाने को कहते हैं। इससे पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। आंवला और नारियल से इतनी पावर मिलती है कि अगर कोई पेशेंट डेली पैसेंजरी भी करती है ट्रेन पे तो उसको पीरियड्स की दिक्कत नहीं होती है। ये बहुत, मतलब मैं पेशेंट्स को बहुत सालों से बता रही हूँ ये चीज खाने के लिए, आंवला और नारियल। ये दो चीजें, आंवले का मुरब्बा अच्छी तरह से धोकर और नारियल, तो ये पीरियड्स उससे ठीक हो जाते हैं। और अगर पीरियड्स देर से आ रहे हैं, जैसे दिन चढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, किसी की 45 डेज की साइकिल है, 50 डेज की साइकिल है, तो उनको थोड़ा सा मसाले, काली मिर्च, सोट, ये चीज अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए, जिससे कि उनके पीरियड्स थोड़े से बैलेंस हो जाते हैं। और स्ट्रेस के लिए आप डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस लें और नाक से ले, मुंह से छोड़े, ऐसा 10 बार करें। जब भी आपको लगता है कि आप किसी चीज से परेशान है या कोई बात दिमाग से निकल नहीं रही, तो मैं हर पेशेंट को ये दिन में 3 बार करने को कहती हूँ। इससे हमारे हॉर्मोन्स बहुत जल्दी बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। बाकी पानी का ध्यान जरूर रखें, पानी प्रॉपर पिएं। अगर पानी आप कम पीते हैं तो यूरिन इन्फेक्शन से भी पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है। आपको कब्ज नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप डाइट में कैल्शियम वाली चीजें जैसे दूध है, मखाने हैं, सफेद रंग की चीजें जो है हमारी कैल्शियम के लिए, वो आपको लेनी चाहिए अपनी डाइट में। क्योंकि जैसे जैसे, मुझे नहीं पता कि इस तरह एज ग्रुप क्या है, पर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो उसके लिए डीप ब्रीदिंग, नींद टाइम पर लेना, और
लंबी सांस गहरी लेना और छोड़ना, ये सब चीजें करेंगे तो हॉर्मोन्स काफी हद तक बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ? इसी विषय में और बताएं दीदी, जैसे कि मतलब आजकल अधिकतर महिलाएं चिड़चिड़ापन और थकान, काम में मन न हाँ लगना, उनका क्या बोलते हैं ये व्हाइट डिस्चार्ज, इस तरह की हाँ, ये समस्याओं से सारी अधिकतर चीजें महिलाएं जो है घिरी ना, रहती हैं। उसमें जो सबसे बड़ा कह रही एक्चुअली क्या है ना, मैं वही तभी मैं कहती कि मैं पहले आप लोगों को सुनना चाहती थी कि आपके टॉपिक किस तरह से है। एक्चुअली क्या होता है कि मेरे टॉपिक ना थोड़ा प्रकृति वाइज होते हैं। जैसे वात पित्त कफ हम लेते हैं कि मैं ना, आप अगर मुझे एक टॉपिक देंगे कि आज मुझे वाइट डिस्चार्ज पे बात करनी है, तो मैं आधा पौना घंटा सिर्फ वाइट डिस्चार्ज पे बोल सकती हूँ। ठीक है, तो वो मैं टॉपिक वाइज डिसाइड कर सकती हूँ, क्योंकि एट ए टाइम तो मैं ऐसे लिमिटेड बातें ही बता सकती हूँ, क्योंकि हर एक के बारे में इतनी डिटेल बताना पॉसिबल नहीं होता। जैसे वाइट हाँ डिस्चार्ज भी हो तो उसमें हम लोग चावल के पानी का मैं ज्यादा सेवन बताती हूँ कि आप रात को चावल भिगो दो, 2 चम्मच चावल 1 गिलास पानी में, सुबह उसको छान लो, बस कोई उबालना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना। तो वो पानी बार बार पीने से आपका वाइट डिस्चार्ज कम हो जाता है। वो मैं जो होम रेमेडीज में बताती हूँ अपने पेशेंट्स को। हाँ, वंदे मातरम दीदी। जैसा कि आपने हाँ बताया कि आप पेन से रिलेटेड आपका बहुत हाँ, मेरा अच्छा पेन से अनुभव है, रिलेटेड है। और हम्म। मेरा मानना है कि आज ये दर्द ही एक ऐसी तकलीफ है जिसपे हाँ जी, आगे सारे घुटने टेक देते हैं। मतलब दर्द अगर बिल्कुल। किसी को हो जाए तो वो कहते हैं जी मेरा गर्दन भी काट दो लेकिन दर्द ठीक कर दो। दर्द ठीक कर दो, बिल्कुल ठीक बात है तो जी। अगर ये दर्द जैसा कष्ट अगर हमारे शरीर में ना आए तो हर हम्म, इंसान मस्त होके मौला होके जीता रहेगा। उसको कोई बिल्कुल फर्क जी। नहीं पड़ता कि मेरी किडनी खराब हो रही है, लीवर हाँ, खराब हो रहा है, मेन, कोई फर्क नहीं बिल्कुल पड़ता। तो ठीक है जी। आपके पास ये अनुभव ज्ञान है, तो हम चाहते हैं कि आप इस दर्द के जो है हाँ, होम मैं खुद रेमेडी, भी यही चाहूंगी। आयुर्वेदिक। हाँ जी। हाँ, इसमें ना देखो, जैसे हम लोग दर्द के लिए बताते हैं, दर्द अगर समझते हैं तो हम जैसे वात प्रधान होता है, ठीक है। तो अगर हम एक सर्वाइकल की ही बात करें, जो लेडीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस टाइम, चाहे कोई वर्किंग है चाहे हाउसवाइफ है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम मैक्सिमम लेडीज को है इस टाइम पर। जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, तो मैंने फील किया कि सर्वाइकल को तो वो यही कह देते हैं कि ये तो कभी ना ठीक होने वाली बीमारी है, मतलब उसको वो इतना मान चुके हैं अंदर। उसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि सर्वाइकल के लिए अगर हम बात करें, तो आपको पोस्चर्स पे ध्यान देना चाहिए। या अगर अगर आज जनरल मैं किसी भी दर्द के बारे में बात करूं, तो हमें ना सबसे पहले पोस्चर्स पे ध्यान देना चाहिए। दर्द हमें क्यों होता है? दर्द ये होता है कि जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं, पैर को आगे किया, पीछे किया, उठाया, बाजू ऊपर की, गर्दन झुकाई, किसी भी चीज में, तब दर्द की फीलिंग होती है। आप 1 घंटा लेटे हुए आपको इतना दर्द नहीं होता, आप उठ के बैठोगे आपको दर्द होगा। पेशेंट यही कहता है कि सुबह उठते हैं तो शरीर अकड़ा हुआ होता है, 5-10 मिनट चल लेते हैं तो फिर थोड़ा सा शरीर ठीक होता है। ऐसे ही पेशेंट को 2 घंटे लगातार चल लिया तो दर्द होगा, आधा घंटा कोई गर्दन झुका के काम कर लिया, कपड़े स्टिच कर लिए, कुछ कर लिया, प्रेस कर लिया, तो दर्द होगा। तो दर्द की जो फीलिंग है ना, वो बेसिकली मस्कुलर ज्यादा होती है, कि हमारी कोई भी मूवमेंट से हमें दर्द होता है। तो वो हमें पेन ना हो, हमें उसके लिए क्या करना है? एक तो हमारे को ये देखना है कि हमारा जिस पोर्शन में दर्द होता है, क्या वो पार्ट हमारा ठंडा रहता है या गर्म। आप अपने हथेली को उल्टा रख के उससे चेक कर सकते हो। जैसे मान लो घुटने में दर्द है, तो आप अपना टांग का टेम्परेचर, अपनी थाइज का टेम्परेचर और अपने घुटने का टेम्परेचर ऐसे चेक करो कि आपको कुछ गर्म सर्द में कुछ फर्क लग रहा है। एक ये बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुई है। तो हम लोग ऐसे ही चेक करते हैं और पेशेंट को भी बता देते हैं, आप हफ्ते बाद फिर चेक करना अपना टेम्परेचर कि अंदर से कितना ठीक हुआ है। तो पेशेंट को ठंडक नहीं होनी चाहिए, जहां ठंडक हुई वहां बढ़ जाता है। तो इसमें पेशेंट को अपनी मसल्स को ताकत देनी है। ताकत देने के लिए मसल्स की एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ना हमें एक ही पोस्चर में रहने की आदत होती है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो गर्दन झुका के कर रहे हैं, हम गर्दन को पीछे कभी भी नहीं करते हैं। कोई योगा करता है अलग बात है, एक्सरसाइज करता है अलग है, एक रूटीन में हाउसवाइफ कभी भी गर्दन को पीछे नहीं करती है। इसी की वजह से उसको सर्वाइकल होता है। तो हम पेशेंट को कहते हैं हर घंटे में गर्दन को पीछे करने की एक्सरसाइज करो 1 मिनट के लिए। चाहे मैं काम कर रही हूँ क्लिनिक पे टेबल पे 4 घंटे हो गए, तो उस 4 घंटे में भी हर 1 घंटे में गर्दन को पीछा करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही रिवर्स मूवमेंट्स जरूरी होती हैं, कि अगर आप ज्यादातर खड़े हो, तो आप जब रेस्ट करो तो पैरों को ऊपर करो दीवार के सहारे 15-20 मिनट, ताकि जो ब्लड फ्लो खून नीचे की तरफ गया है वो गाढ़ा हो जाता है नीचे खड़े खड़े, उसको रिवर्स करोगे तो आपके पेन्स ठीक हो जाएंगे।
तो पोस्चर रिवर्स करने की आदत जरूर हो। एक हमारे को तेल मालिश की, तेल के लिए डेली आप हफ्ते में एक बार आदत डालो, जिससे आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बनेगी। कि हफ्ते में एक बार, जिस दिन आपकी छुट्टी हो, आप 10-15 मिनट तेल में ना कोई जोर नहीं लगाना। कई लोग सोचते हैं कि बहुत पॉइंट्स दबाएं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अलग बात है। इन जनरल कि हमें कोई तेल बहुत ज्यादा नहीं, जोर नहीं लगाना, जस्ट बॉडी को एब्जॉर्ब कराना है, ताकि उस मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। जैसे एक सूखी लकड़ी है, अगर सूखी लकड़ी होती है तो वो आपकी टूट जाती है अगर उसको क्रैक करेंगे तो, ठीक है। लेकिन अगर वही लकड़ी आपने तेल में डुबो दी तो वो क्रैक नहीं होती, मुड़ जाती है। ऐसे ही हमारी बॉडी की स्पाइन है, तो उसके ऊपर जितना तेल डाल के रखेंगे उतना वो मुड़ेगी, उतना वो काम करेगी, उतना वो पेन कम करेगी। तो तेल लगाने की आदत होनी चाहिए, हफ्ते में एक बार जरूर हो, जब आप हेल्दी हो। पेन है तो आप ट्रीटमेंट अपना तेल अकॉर्डिंगली लो कि आपको प्रॉब्लम क्या है। लेकिन हेल्दी रखने के लिए और अपने आप को पेन कम करने के लिए आप तिल का तेल, सरसों का तेल, लहसुन वाला तेल, होम रेमेडीज में भी बहुत सारे तेल हम बताते हैं अकॉर्डिंग टू प्रकृति, तो आप वो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो बिना दर्द के तेल लगाने की, ताकि आप दर्द वाली फीलिंग में पहुंचो ही नहीं। हाँ, अगर दर्द है तो फिर वो दर्द वाले मेडिकेटेड ऑयल जो आते हैं उसके हिसाब से हम बताते हैं, प्रकृति के हिसाब से। तो उसके बाद मालिश, मालिश के बाद स्वेदन यानी कि स्टीम। क्लिनिक पर तो हम स्टीम देते हैं, पर आप घर पे जो हॉट वाटर बैग वाला आता है, जो पानी जिसमें हम गर्म करके प्लास्टिक वाला आता है डालते हैं, उससे हम स्टीम दिलवाते हैं। आजकल जो इलेक्ट्रिक आ गए हैं वो ड्राई हीट होती है, उसको हम मना करते हैं, क्योंकि वो आपके बॉडी का जो नेचुरल ऑयल है उसको भी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो हॉट वाटर बैग ज्यादा यूज करना चाहिए पानी डालकर, उससे स्टीम ले। और थोड़ा सा हमेशा ये ध्यान दें, दर्द के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कभी भी कब्ज नहीं रहे। उसके लिए आप हरड़ ले सकते हो, आप त्रिफला ले सकते हो। किसी को गर्मी ज्यादा लगती है तो हम दूध के साथ गुलूकंद बता देते हैं, ईसबगोल बता देते हैं। तो ये 3 चीजें दर्द में सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसका ट्रीटमेंट है स्नेहन, स्वेदन और मृदु विरेचन, यानी कि हल्का सा पेट लूज रहना। अगर आप ये चीजें मेंटेन करते हैं तो फिर, और एक पोस्चर प्लस एक्सरसाइज, तो इससे हमें दर्द बहुत कम होता है। धीरे धीरे हमारी रिकवरी होती है, हमारी मसल्स स्ट्रांग बनती हैं, और उससे हम दर्द के होने से भी बच सकते हैं और अपने दर्द को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है। हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छी जानकारी दी। हाँ जी, थैंक यू जी, आपका भी। भैया एक जानकारी चाहिए थी। हेलो हाँ जी, बोलिए। भैया जी, हमारी माता जी हैं, कल शाम को उन्होंने लेट खाना खा लिया लगभग 9 बजे। तो उनको जो है सुबह अपच हो गया और नाभि के ऊपर पेट में दर्द और जलन होने लगी। तो सुबह में मैंने उनको जो है होम्योपैथी की कुछ दवाई दी तो आराम तो हो गया था, और जीरा पानी और उसमें वो अजवाइन डाल के दिया था। पर इस टाइम फिर दर्द हो रहा, उसकी नाभि के ऊपर हल्का हल्का जलन है और दर्द हो रहा है पेट में। तो क्या कर सकते हैं? अ, मीना दीदी से विनती है कि दीदी आप इनका मार्गदर्शन कर दें। हाँ ठीक है, नाभि के ऊपर आप बता रहे हैं ना दर्द और जलन। हाँ हाँ, और पेट हाँ, सुबह एक बहुत तो फूल रहा इसमें था, वही इस समय फूल गया। तौलिया गीला करके जरूर रखें। हाँ, ठीक है। पेट पे। हाँ हाँ, जी पेट पे नाभि के ऊपर तौलिया जरूर रखें, क्योंकि ना ये इनको जो दर्द हो रहा है ये पित्त प्रधान दर्द होता है, जिसमें हमारे को जी जलन ज्यादा होती है। ठीक है। जी। और इसके अंदर मीठा सोडा काम करेगा। जैसे मीठा सोडे वाली शिकंजी, हम लाइम सोडा बना देते हैं इसमें। अगर आपके घर पे हो तो मीठा सोडा और नमक और कोई थोड़ा सा विकल्प? पानी के साथ। मीठा सोडा का और कोई विकल्प नहीं है? अभी रात हो गई। आ, अच्छा, सोडे का और कोई विकल्प? जीरा आपने एक बार दिया ना अभी इनको। इनको भूख हाँ, कैसे लग रही है फिर आज एक बार? हल्का सा भूख लगी थी तो अभी थोड़ी सी खिचड़ी खाई है, पतली एकदम, हम्म उसमें पत्ता डला हुआ था। और उसके बाद वो बोले दर्द हो रहा, मैंने कहा मत खाइए आप। हम्म। जी। तौलिया पहले इसमें गीली करके रख देंगे पेट पे। अ, उनकी कोई और दवाई तो नहीं चल रही? किसी एज कितनी है उनकी? माता जी की 4 साल है। अच्छा, कोई और दवाई तो नहीं चल रही उनकी? नहीं, वैसे तो कोई दवाई नहीं चलती, वही पित्त वाली दिक्कत होती रहती है। होती है ना, क्योंकि ये पित्त वाला ही है इसमें।
हाँ हाँ इसमें इनको वैसे तो जीरा और सौंफ दे सकते हैं। सौंफ होगा घर पे? हाँ, जीरा भी है, सौंफ भी। हाँ, जीरा और सौंफ मिलाकर आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच सूखा धनिया, हाँ ये 1-1.5 कप पानी में उबाल दें। जब ये हाँ। आधा रह जाए तो इसको थोड़ा थोड़ा कर कर पिए। अच्छा। ठीक है। हाँ, सौंफ और धनिया और जीरा तीनों मिला रहेगा तो पेट में आराम मिलेगा। जी। ठीक है, बाकी ये वो कर जो से बाकी तौलिया आप रखोगे उससे भी बहुत आराम मिलने वाला है इनको। तौलिया बदलेंगे कि एक ही बार गीला करके रख? नहीं, ऐसे ना आधा घंटा करो, गर्म हो जाए तो फिर बदल दो उसको। तौलिया थोड़ी देर रुका रहता है। और तौलिया रखते हुए ये ध्यान देना कि जैसे पेट पे तौलिया रखा, इनको निचोड़ कर अच्छी तरह से ऊपर से ना अपने कपड़ों से ही कवर कर दें। कई बार तौलिया क्या है, पंखे की हवा से सूखेगा, वो नहीं चाहिए हमें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो अपनी पेट की गर्मी से ही सूखना चाहिए ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है जी, बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। ऐसे करना। और बाकी धनिया, सौंफ और जीरा, ये इनको आराम देगा। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने जीरा और 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच जो है अजवाइन, और थोड़ी सा काला अजवाइन, नमक का। अजवाइन नहीं देना, जीरा सौंफ धनिया और सौंफ। धनिया और जीरा, आधा आधा चम्मच, तीनों चीजें। जी ठीक है, ठीक है। ठीक है ठीक है, ना? मैं जा रहा हूँ। इस हाँ, ये कर लेना। ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ। हाँ, दीदी मैं थोड़ी सी और जानकारी चाहूंगा कि आप अपने बारे में और बता दें कि आप कहाँ बैठती हैं और कहाँ रहती हैं कि ठीक है। मेरा क्लिनिक 14 सेक्टर में है, रीवा आयुर्वेदिक पेन क्लिनिक के नाम से। पहले मेरा गीता भवन के पास ही था, फैज बाजार में, जो हम 15 साल मैंने काम किया है। लेकिन ये अब मैंने सेटअप आयुर्वेदिक टोटली बनाया था तो मैंने जगह ही चेंज की। अब मेरा 4 साल से यहाँ पर है, 14 सेक्टर में, दादा पठूरे वाले के सामने, चक्की वाली गली। तो शहर कौन सा? क्योंकि यहाँ सोनीपत। सब अलग अलग शहर से हैं। हाँ, सोनीपत का है मेरा, सेक्टर 14। टाइमिंग क्या सोनी होती है दीदी? मेरा है 10 से 1, शाम को 5 से 7। एक्चुअली मेरे क्लिनिक पर एक जो हम करते हैं बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स। ठीक है, जी वो जी। उसमें क्या होता है कि पुष्य नक्षत्र वाले दिन बच्चों को वो दवाई पिलाई जाती है, वो मैं खुद बनाती हूँ। और मुझे इस बार जून में 5 साल पूरे हो जाएंगे। पहले मेरे पास बच्चे बहुत आते थे बीमार होकर, फिर धीरे धीरे मैंने उनकी इम्यूनिटी पे काम किया। ये तो अब कोविड करके तो सब लोग जानते हैं इम्यूनिटी, लेकिन मैंने 2017 में ही ये दवाई पिलानी शुरू की थी। शुरू में हमने 20 बच्चों पे इस पे काम किया था। 20 बच्चों को ऑलमोस्ट 6 महीने पिलाने के बाद फिर हम लोग इसको पब्लिक में लाए थे। और आज मेरे पास इसमें 200 बच्चा है जो उस दिन ये दवाई पीता है। अब तो सब कोरियर से या कोविड से अब बच्चे कम आते हैं, अब सबको घर ले जाने की आदत हो गई है। तो इससे जो बच्चे इतने बीमार रहते थे कि उनको नेबुलाइजर चाहिए होता था, या वो हॉस्पिटल भी एडमिट होते थे हर 2-2 महीने में, ऑलमोस्ट वो 1-1 साल अब बच्चा बीमार नहीं होता। मेरे पास जितने बच्चे थे सभी ठीक रहते हैं, उनके रिव्यूज भी हैं। और जिन बच्चों ने बाय बर्थ लिया, क्योंकि अब काफी लोग जानते थे, तो जिन पेशेंट्स के बच्चे अब हो रहे हैं, वो जिस दिन भी होते हैं उसी, अगर वो पुष्य नक्षत्र आता है तो फर्स्ट डोज फर्स्ट मंथ में ही देते हैं। और ऐसे 3-4 बच्चे हैं जिनको 1-1 साल डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। नहीं तो आजकल सब बच्चे पैदा होते ही डॉक्टर्स के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं, 2 महीने का, 3 महीने का। मेरे पास ऐसे 4 बच्चे हैं जिन्होंने 4 बच्चों में पैदा होते ही लिया, और वो लोग डॉक्टर के पास गए ही नहीं 1-1 साल तक, ना उनको खांसी जुकाम नहीं होता, पेट साफ रहता है, पेशेंट हेल्दी रहता है, दांत आराम से निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के ही रिव्यूज है कि भी हमारा बच्चा बीमार नहीं होता। तो वो स्वर्ण प्राशन मैं देती हूँ अपने क्लिनिक पर, ताकि हम बच्चों को स्ट्रॉन्ग बना सके और वो बीमार नहीं हो। और नाड़ी परीक्षा करती हूँ, नाड़ी परीक्षा हाथ से भी करती हूँ, वो तो मैं ट्रीटमेंट के लिए करती हूँ। ऐसे इतनी नहीं है कि भी हाँ कि आपको देख कर बता दूं कि आपको स्टोन है या कुछ है, लेकिन अपने ट्रीटमेंट की भी किसको कौन सी प्रकृति है ताकि मैं उसको उस हिसाब से दवाई दूं, वो करती हूँ। एक हम आयुर्वेदिक रिपोर्ट भी निकालते हैं आजकल, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आता है। उसमें क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपको कितने % बीमारी है अंदर या सिम्टम्स है। बॉडी में आपकी बीमारी शुरू कहाँ से हुई, जैसे आपको कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, वो शुरू कैसे हुई बॉडी में, उसका चार्ट बनता है। फिर उसका कारण क्या है, क्या आपकी डाइट है, क्या आपके ऑर्गन्स हैं, क्या कोई टॉक्सिन ज्यादा है, या फिर आपका माइंड कैसे चलता है, आपका थॉट प्रोसेस कितना है, आपका स्ट्रेस प्रोसेस कितना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, बाहर की चीजों में क्या खाना है, आसन कौन से करने, ये पूरी एक आयुर्वेदिक रिपोर्ट होती है जो मैं मोस्टली हर बच्चे पेशेंट की करती हूँ। तो वो आयुर्वेदिक रिपोर्ट से भी काफी हद तक पता चलता है। एक आयुष मिनिस्ट्री का ही है, प्रोग्राम ही है, प्रोजेक्ट ही है
कि आयुष मिनिस्ट्री ये चाहती है कि हमारे देश में 10 साल बाद शुगर के पेशेंट, बीपी के पेशेंट, थायराइड के पेशेंट बहुत कम हो। वो कब होगा? जब हम आज से मेहनत करेंगे। तो इसके लिए जो वात पित्त कफ प्रकृति एनालिसिस होता है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिसमें सोनीपत में मेरा ही क्लिनिक रजिस्टर्ड है। वो हम आयुष मिनिस्ट्री की साइट पे ही करते हैं ये। उसमें आपको ये बता देते हैं कि आप पित्त प्रधान हो, कफ प्रधान हो, वात प्रधान हो, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप डाइट या प्रिकॉशंस लेते हो तो आप बीमारियों में कन्वर्ट नहीं होगे। तो आज जो 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल के लोग हैं, उनका हम प्रकृति एनालिसिस जरूर करते हैं और उससे उनको बता देते हैं कि आप किसके प्रोन हो। जैसे मान लो कि आप कफ प्रकृति वाले हो और आप अपनी डाइट में दूध रेगुलर ले रहे हो, दही रेगुलर ले रहे हो, तो 40 साल की एज में आपको डायबिटिक होने के चांसेस मैक्सिमम है। ऐसे ही आप पित्त प्रधान हो और आप मसाले ठीक ज्यादा ले रहे हो, फास्ट फूड ले रहे हो, सॉस ले रहे हो, चटनी ले रहे हो, तो आप भी जब 40-45 साल में पहुंचोगे तो आपको माइग्रेन, सिर में दर्द, स्किन की प्रॉब्लम, जलन, ऐसी चीजें ज्यादातर रहेंगी। तो वो हम प्रकृति देखकर आपको बता देते हैं कि आपको ये बीमारियां हो सकती हैं, तो उससे आप पहले बच सकते हो। तो ये सारे प्रोग्राम जो है मेरे ज्यादातर प्रिवेंटिव एक एस्पेक्ट जरूर रखती हूँ मैं, ताकि हम लोगों को अपनी नॉलेज से बड़ी बीमारियों के होने से बचा सकें। और ट्रीटमेंट बाकी पेन में थेरेपीज चलती हैं जिसमें शिरोधारा, स्नेहन, स्वेदन, पोटली, अग्निकर्म थेरेपी एक हमारी एडवांस थेरेपी आयुर्वेद में जो इंस्टेंट पेन रिलीफ थेरेपी होती है वो हम लोग करते हैं। विदग्निकर्म करते हैं और कपिंग वगैरह तो है ही। लीच थेरेपी बहुत है, जैसे डायबिटिक फुट है, जिनके जख्म ठीक नहीं होते, वेरिकोज वेना, इन पे लीच थेरेपी करती हूँ। तो ये सब थेरेपीज भी मैं अपने क्लिनिक पे करती हूँ। अच्छा दीदी, ये तौलिया कब तक रखेंगे इनके पेट पे माता जी के? तौलिया आधा घंटा जरूर रखना, 2-3 बार बदलना पड़े, ठीक है? उससे उनको आराम मिलेगा, जितनी वहां से हीट एब्जॉर्ब होगी उनका दर्द आराम मिलेगा उतना। अच्छा ठीक है। हाँ, मुझे आज जान के बहुत खुशी हुई और सबसे पहले तो मैं सुशील भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमें इतनी अच्छी बड़ी दीदी से मिलवाया, जो आज के समय में स्वस्थ समृद्ध परिवार के साथ एक बड़ी दीदी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो हमें बीच मार्गदर्शन देती रहेंगी और मार्गदर्शन दी। दीदी इसी बीच में मैं आपको छोटा सा आपसे विनती है कि अगर आप अपने कीमती समय में 4 जून को अगर आप समय निकाल सकती हैं तो 4 जून को मुझे 4 जून शनिवार हाँ जी मेरे पास स्वदेशी चिकित्सा शिविर का जो हमारा अभियान है, मतलब हमारा जो अभियान है, हम थोड़ा सा अपने बारे में बता दें कि स्वस्थ समृद्ध परिवार एक अभियान के तहत काम कर रहा है कि रसोई घर जो है वो सिर्फ भोजनालय नहीं है, ये ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। क्योंकि रसोई घर आज नहीं है, जब से इंसान पैदा हुआ है तब से रसोई घर है। हो सकता है आज दवाई, आज पैथियां नई नई जन्म ले रही है, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए नए रिसर्च आ रहे होंगे, वो अलग बात है, लेकिन जो सबसे पहली चीज है वो रसोई घर है। तो इसको जानने के प्रति और इसके प्रति जागरूक करने का अभियान का नाम है स्वस्थ समृद्ध परिवार। तो इस अभियान के तहत हमें निमंत्रण मिला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सेक्टर 26 पंचकूला में। वहाँ के बच्चों को इस बारे में थोड़ी सी जानकारी देने के लिए, जागरूकता के लिए। तो मुझे बहुत ही मतलब खुशी मिलेगी अगर आप अपने जीवन का कीमती समय साथ में हमारे साथ अगर वहाँ चलें। मैं ना मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए कभी भी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी खुद भी रुचि यही रहती है कि मेरे को कभी भी क्लिनिक छोड़ के भी जाना पड़े तो मैं जरूर जाती हूँ। सिर्फ शंका एक ये है कि 4 जून को ही वो स्वर्ण प्राशन डे है और मेरे 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस 4 जून को, तो वो मुझे थोड़ा सा एक बार डिस्कस करना पड़ेगा अपनी टीम से, जो मेरे स्टाफ है और क्लिनिक पे जैसे हम 6 लोग हैं मेरे अंडर, तो वो अगर हैंडल वो लोग कर लेंगे तो फिर मैं चल सकती हूँ। मैं आपको 2-3 दिन में बताऊंगी इसके बारे में ना। हाँ, वो अच्छा, आप बता दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम मतलब आपका आशीर्वाद भी मिलेगा और जब नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं तो शुरू से ही इच्छा रखती थी ऐसे लोगों से जुड़ूं। ईमानदारी से बताओ, हम लोग जो यहाँ पे हैं, एक आप ये मान के चलो एक भाई बहनों का घर है यहाँ पे। अलग अलग घर से सारी बहनें सारे भाई बेले बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे हैं। नहीं वो तो सब एक दूसरे से ज्ञान ही ले रहे हैं। तर्क ये है कि
तर्क ये है कि इसका निष्कर्ष ये है कि बातें जो है आज बेले समय में बेली बातें हो रही हो अलग बात है, लेकिन इसका बिल्कुल ठीक परिणाम है। अच्छा निकलने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं तो खुद भी रसोई घर को अभी ना, वैसे मैंने एक लेक्चर सीरीज भी है, वो मैंने बोला नहीं इसके अंदर, लेकिन जो मेरे पास बहुत सारे यंग स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो पंच भौतिक चिकित्सा जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इससे रिलेटेड मेरी 10 लेक्चर सीरीज भी चल रही है, जिसमें हम लोगों को इसी चीजों से ठीक होना बता रहे हैं, जिसमें रसोई घर की ही चीजें आएंगी। तो वो हम ऑलरेडी एक जगह, मतलब एक ग्रुप मेरा चल रहा है उसके अंदर भी, तो उसमें हम लोग पंच भौतिक तो लोगों को आराम से समझ आ जाता है। तो मैं चाहूंगी कि मैं अपनी नॉलेज यहाँ भी शेयर करूँ, मुझे कोई ये नहीं कि सिर्फ कोई ग्रुप ज्वाइन करे। ठीक है, तो जितना मेरे से हो सकेगा मैं जरूर करूंगी, और ये मेरा सौभाग्य ही रहेगा कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं। और बाकी कोई भी कमी त्रुटि कुछ भी हो, आप मुझे बोल सकते हैं। मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा, कहीं मैं गलती करूं तो वो भी मुझे जरूर सिखाइएगा कि हाँ ये चीज ठीक है या ये गलत है, क्योंकि आप सब भी बहुत एजुकेटेड हैं, और मुझे आप लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अच्छा दीदी, मुझे ये पूछना था कि माता जी को बार बार ऐसी दिक्कत होती रहती है जो हो रही है अभी। हाँ जी। तो इसमें हम ना अगर आपसे हम्म जी चिकित्सा आप करवाना चाहें तो ऐसे करवा सकते हैं, या क्या करना चाहिए, वो मार्गदर्शन ना, करिए आप। ऐसे देखो, मेरे को तो ना बहुत सारे क्वेश्चंस, जो मेरे पास पहला पेशेंट आता है तो मुझे कम से कम जी 15-20 मिनट चाहिए होते हैं उनकी दिनचर्या, उनका कारण ढूंढने के लिए, क्योंकि आयुर्वेद में ना सबसे पहली चिकित्सा कही है निदान परिवर्जन, यानी कि कारण को दूर करो। जैसे आपको पता है कि आपको जी मिर्च से हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि आप मिर्च नहीं खाओगे। आपको पता है कि शुगर के मरीज है तो हमने मीठा नहीं खाना। तो ऐसे हम ना आपको कारण जी। ढूंढ के देते हैं कि आपकी माता जी को क्या परेशान कर रहा है उनकी दिनचर्या में। क्या उनकी उनकी ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन करके कुछ समय पहले हाँ डॉक्टरों जी। ने उनकी वो जो निकाल दिया था, वो जो बच्चेदानी होती है। हाँ हाँ, उससे वैसे इतनी दिक्कत नहीं हुई होगी, जी। उससे दिक्कत नहीं तो है इसमें। आप एक तो ये जरूर सोचो, जो मैंने आपको स्ट्रेस का बताया ना, सोच का, कि उनकी जी सोचने की आदत और खुश रहने की आदत कितनी है, इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है पेट पे, और लोग इसको इग्नोर करते हैं। आपने देखा जी एलोपैथी में जितने भी डॉक्टर हैं आजकल दर्द की दवाई में क्लोनाजिपाम या एल्प्रेक्स देने लग गए हैं हर एक को, क्योंकि उन्हें जी पता है कि ये चीज तो वो छोड़ेंगे नहीं, टेंशन, तो वो इसी से जी ही दर्द ठीक कर रहे हैं। जी जी तो आप थोड़ा सा इस चीज पे भी ध्यान देना। बाकी जो गर्मी ज्यादा रहती है अगर पेट में, तो मैं नारियल पानी 40 दिन पिलाती हूँ पेशेंट को, कि जी। नारियल पानी, आजकल मौसम भी है, 40 दिन लगातार पिलाओ तो शरीर की गर्मी बहुत कम हो जाती है। एक चीज और भी बता देते हैं इसमें हम, मीठे पतासे, जो सफेद वाले मीठे पतासे होते हैं, आधे जी गिलास पानी में 5-6 पतासे घोलकर थोड़ा थोड़ा वो पिलाएं, उससे भी इनकी गर्मी कम होगी। पेट दर्द में अभी नहीं पिलाना, वो जो चीनी लेकिन से बने आगे हुए के लिए होते मैं आपको बता रही हूँ। हैं, ये चीनी से बने हुए जो पतासे होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल वही वाले जो इनको हम कुछ भी नहीं समझते, और वो मैं बहुत जगह यूज करती हूँ पेट की गर्मी के लिए। अच्छा जी, हाँ। अगर आपसे चिकित्सा करवाना चाहे लाके तो कहाँ लाएं? आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बोल रहे हाँ, मेरा वैसे तो यही रहता है कि सोनीपत में ही है मेरा क्लिनिक। तो हैं। अगर जी आपका यहाँ कोई रहता है, आना पॉसिबल है तो अच्छा, नहीं तो फिर हम लोग वीडियो कॉलिंग पे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। तो उसमें मैं वीडियो अच्छा। कॉलिंग से जो जो चीजें मुझे देखनी हो, पूछनी हो, मरीज को पूरा जज करना हो, तो वो करते हैं, और फिर कोरियर से दवाई भेज देते हैं। तो दीदी, जैसे आपका कोई नंबर वगैरह हो, मैं बाद में हाँ, आपको कॉल करूँ। नंबर आपको इधर, आप लिख लो। बताएं जरा। हाँ, 92 92 150 150 65 65 165। 165। देखिए जरा, 92 150 65 165। हाँ, एक नंबर और लिख लो, बाई चांस ये नहीं मिले तो 70। और बताइए। हाँ, 70 530 530 0 0 8 जी। 0000। तो इस पे आपसे बात होगी या किससे बात होगी? हाँ, इसमें ना 65 वाला तो मेरे पास है, व्हाट्सएप दोनों मेरे पास है। आप एक बार पहले व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, फिर हमारे यहाँ से स्टाफ कनेक्ट कर लेता है आप लोगों ये को। वाला नंबर जरा फिर से रिपीट कर दें आप प्लीज। ये वाला। 70 जी 530 जी
800000 जी जी धन्यवाद। 70 530 80,000। ठीक है, वैसे रीवा के नाम से फेसबुक वगैरह पे भी सब जगह है। जी और जी बाकी आपको एक बार आप मैसेज करेंगे ना, फिर स्टाफ कनेक्ट कर लेगा और उसके हिसाब से फिर आपको जैसे ठीक लगेगा हम कर लेंगे। क्योंकि अच्छा ये है ना, ठीक। नोएडा, गुड़गांव, बहादुरगढ़, यहाँ से तो पेशेंट पहुंच जाता है। जो लेकिन जी बहुत दूर का पेशेंट है वो नहीं पहुंचता था, इसीलिए अब हम लोगों ने वीडियो कॉलिंग करके, सुनने से तो नहीं पता चलता इतना, लेकिन वीडियो जी कॉलिंग करके फिर भी काफी चीजें पता चल जाती हैं। तो फिर उसके जी हिसाब से हम लोग पूरी बात करते हैं 15-20 मिनट पेशेंट से ना। जी जी ठीक है। हम्म, ठीक है दीदी, धन्यवाद। ठीक है, ओके जी। दीदी मेरा एक प्रश्न है, जैसा कि आप दर्द से संबंधित इलाज करते हैं, हाँ तो जी। दर्द के लिए ऐसा कुछ तेल या दवा जो हो जो सब में काम करे, अगर कुछ अ, आप बनाते हैं या बताते हैं स्पेशल तो बताए। देखो वैसे तो सब में वाला आयुर्वेद में कभी भी नहीं होता। क्योंकि आयुर्वेद में हर चीज अगर आप कारण से करोगे तो आपको होता है कि आपकी मसल्स, एक तो जो इसको यूज करना है वो मोटा है या पतला है, इस चीज पे फर्क होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये हो जाती है कि सूजन है, जैसे मैंने आपको ठंडे गर्म का डिफरेंस बताया, वो चीज है। बाकी तिल का तेल है वो आप कोई भी यूज कर सकते हो। और अगर ज्यादा दर्द रहता है तो हम उसमें वही सौंठ, लहसुन, ऐसे 4-5 चीजें मैं बताती हूँ, तिल के तेल में जलाकर आप लोग घर में यूज कर सकते हो। लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं, आयुर्वेद ना बहुत स्पेसिफिक है। अगर आप अपना बता कर लेंगे कि हाँ हमें ये दिक्कत होती है, तो मैं आपको फोन पे बता दूंगी कि आप ये वाला तेल ले लो। लेकिन खाली दर्द के लिए, जैसे मूव है, ये कोई दर्द की दवाइयां नहीं है, तो एक पेन किलर है कि आपको बस उस टाइम आराम हो जाता है। लेकिन हमें किस जी वजह से, मेन तो इसी से फर्क पड़ता है कि भाई पेशेंट मोटा है या पतला है, उसको सूजन आती है या नहीं आती है, दर्द सुबह होता है या शाम को होता है, ये सारे क्वेश्चंस काम करते हैं। बाकी तिल का तेल आप लहसुन जला के रख लो, वो सरसों के तेल में भी लहसुन जला के रख लो, तो वो आपको वाई बादी वाला दर्द तो ठीक कर ही देता है, जो रूटीन में आप ले सकते हैं। जी। और खाने के लिए दवा में से दीदी कुछ तेल तो हो गया। नहीं, वही चीज रहेगी, खाने के लिए भी दवाई जब तक मरीज नहीं देख सकते तब तक नहीं दे सकते। क्योंकि मेरे अगर 2 मरीज इकट्ठे सर्वाइकल के भी आ गए तो मुझे खुद को भी नहीं पता होगा कि मैंने पहले मरीज को क्या दिया, दूसरे को क्या दिया। क्योंकि हमेशा प्रकृति के ऊपर और उनके, अब जैसे इनकी माता जी, अभी हम बात कर रहे थे कि इनको गर्मी ज्यादा लगती है, तो इनको मैं दर्द की ऐसी दवाई दूंगी जो इनको गर्म नहीं करे। आपने सुना बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें आयुर्वेद दवाई सूट नहीं करती, बहुत गर्म कर जाती है। बेसिकली वो जी इसीलिए करती है क्योंकि आप अपने हिसाब से नहीं लेते। हो सकता है आपको नसों जी की वजह से दर्द हो रहा हो सकता है आपको हड्डी की वजह से दर्द है, हो सकता है आपकी मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से दर्द है। तो वो जो दर्द किस तरह का हो रहा है, किस टाइम पर हो रहा है, किस पोजीशन में हो रहा है, उसके हिसाब से दवाई दी जाती है। आप किसी एक के बारे में जी पूछेंगे तो मैं धन्यवाद। जरूर बताऊंगी, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं योगराज गुगुल ले लो, किशोर गुगुल ले लो, पुनर्नवा गुगुल ले लो, तो ऐसे आपको कोई इलाज नहीं मिलेगा, उल्टा आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। और मैं नहीं चाहती कि कोई गलत नॉलेज मैं आप लोगों को दूं। जी जी पहले आप कारण जरूर देखें कि आपकी रूटीन क्या है, आपको खाया पिया पच रहा है या नहीं पच रहा, आपको भूख कितने घंटे में लगती है, आप पानी कितना पीते हो, आपका पेट साफ होता है, आपकी किस सब्जी से पेट फूल जाता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम पर्टिकुलरली एक पेशेंट पे भी बात जी कर जी। सकते हैं, कभी एक पेशेंट ने बात करनी होगी तो मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता के बता सकती हूँ फिर। हाँ, सुशील भाई, मैं थोड़ी सी माफी चाहता हूँ कि मैं क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी ना खत्म हो रही है और चार्ज नहीं है, तो अगर बाय द वे मैं लीव हो जाऊं तो इस सत्र को आप लोग समापन कर दीजिएगा और ऑटोमेटिक ये सेव हो जाएगा। फिर इसको हम चैनल पे कल अपलोड कर देंगे या आज रात को ही अपलोड कर दूंगा। अगर मेरा मैं लीव हो जाता हूँ तो आप ये समझिएगा कि मेरे मोबाइल की बैटरी बंद हो गई है, इसलिए लीव हो गया। और जी दीदी को मैं मेरी तरफ जी से मतलब पहले ही बहुत बहुत बधाइयाँ और आपको कोटि कोटि नमन कि आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के साथ जुड़ी और आप अपना ज्ञान वर्तमान में और भविष्य में आप अपना आशीर्वाद हमें बनाए रखेंगे। नहीं, अगर आप लोगों को ठीक लगा तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगी, मेरा तो काम ही यही है कि नॉलेज शेयर करना। बाकी 4 तारीख का मैं सुशील जी को ही बता दूंगी। ठीक है, जी दीदी। आप एक बार डिटेल भेज देना कि 4 को एग्जैक्ट टाइमिंग वगैरह क्या है, फिर मैं 1-2 दिन में डिसाइड करके आपको पहले ही बता दूंगी। ठीक है। अभी
अभी अभी इसी ग्रुप में उसका बैनर पोस्ट ठीक है, कर दिया गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर मैं देख लूंगी। जी गोविंद भाई जी, धन्यवाद आपका। और डॉक्टर मीनू बत्रा, आपका इस ग्रुप में बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज का सेशन किया और बहुत अच्छे आपने घरेलू और आयुर्वेदिक के विषय में बात की। और आज का सेशन मेरे हिसाब से किसी को कोई क्वेश्चन है तो डॉक्टर मीनू बत्रा से कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहता हूँ डॉक्टर मीनू बत्रा से। मैं 13-14 से 15 साल से मैं जानता हूँ और मेरे फैमिली डॉक्टर मीनू बत्रा है और मेरे बच्चों के भी। और मैं इनसे ट्रीटमेंट लेता हूँ और इतने अच्छे मतलब इनके विचार है, बातों से ही मतलब आधे इंसान तो बात मतलब कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जब बातें अच्छे कर ले तो वैसे ही ठीक हो जाए। तो इनके जो विचार है, जो बातें करते हैं तो आधा इंसान तो वैसे ही ठीक हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस ग्रुप के सभी सदस्य कोई सेवा लेनी हो तो आप इनसे सलाह ले सकते हो। तो मैं और ये और एक परिचय दे देता हूँ इनको। रेकी इन्होंने की हुई है, रेकी मास्टर है और मतलब 22 साल से हमारे सोनीपत हरियाणा से ये सेवा कर रही है। और इतना ही कहना चाहूंगा। तो किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, बाकी इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं सोनीपत में इतनी पुरानी हूँ, वैसे आप भी सोनीपत में उतने ही पुराने हैं। और आपकी सेवाएं भी मैंने अपने लिए भी ली हैं, अपने परिवार के लिए भी ली हैं, और आज भी मेरा परिवार सब इनके पास जाता है। और ये खुद इतना अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। और मैं अभी भी पेशेंट इनके पास बहुत भेजती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने मरीज को एक ऐसी जगह भेजूं जहाँ वो सेटिस्फाइड हो। और सुशील जी के ट्रीटमेंट से ही वो पूरे सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ, हमारा 1 हफ्ते में सर्वाइकल ठीक हो गया। क्योंकि एक्चुअली जेंट्स की थेरेपीज मैं नहीं देती हूँ। मेरा थेरेपी ट्रीटमेंट दोनों चलते हैं, लेकिन जो थेरेपीज होती हैं वो मैं ओनली फॉर लेडीज देती हूँ। तो मैं अपने सारे जेंट्स पेशेंट सुशील जी के पास भेजती हूँ और यही उनको फिर ठीक करते हैं। तो इसीलिए इनका ट्रीटमेंट भी उतना ही अच्छा है। तभी हम दोनों मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, और कहीं गलती हो तो एक दूसरे को बताते भी हैं। धन्यवाद सुशील जी, मुझे इस परिवार से जोड़ने के लिए। आपके आग्रह पे ही मैंने ये ज्वाइन किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत आ, धन्यवाद जो इस परिवार में जुड़े हैं, जिन्होंने बड़ी शालीनता के साथ मुझे सुना और समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार दीदी। आपका भी स्वागत है इस स्वस्थ समृद्ध परिवार में। हम सभी आपको सुनने के लिए ललायित हैं। आगे भी आपसे हम यही चाहेंगे कि आप और समय हम लोग को दे, जब भी समय मिले। और समाज सेवा में आपके साथ हम लोग भी हैं और आप भी हमारे साथ दें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे ज्ञान दिए जो हम सबों को बहुत ही अच्छा लगा और जरूरत भी है। धन्यवाद। अब देसी भाषा में बोलूं तो दीदी की सारी पोटली खोल के हमें ले लेनी है। नहीं नहीं, जी मैं तो भैया, जी तैयार हूँ, जी। क्योंकि मेरा काम ही ज्ञान बांटना है। हम ना कभी ज्ञान को संभाल के नहीं रखना, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखती हूँ मैं कि ज्ञान का मिस यूज ना हो। कोई भी ज्ञान को गलत तरीके से यूज नहीं करे। आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, आप डिटेल में मेरे से पूछो। जैसे आजकल हम लोग बहुत ज्यादा यूट्यूब पे और इंस्टा पे पढ़ते रहते हैं कि आज ये थेरेपी कर ले, आज ये कर ले, इससे दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं लोगों को कहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप मेरे से पूछो। आप फोन करें या नहीं करें, क्योंकि मेरी भी क्लासेस चलती रहती हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे ऐसा कोई भी मैसेज नहीं है जिसका मैं रिप्लाई नहीं करूंगी। आप कभी भी मुझे किसी भी टाइम पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ऑडियो मैसेज कर दें, क्योंकि मैं तो टाइप करने को भी नहीं कहती। मैंने अपने बहुत सारे जो हमारे ओल्ड पेशेंट हैं, सीनियर सिटीजन है, उनको हमने वॉइस रिकॉर्ड करने वाले मैसेज सिखाए हैं कि अंकल आपको टाइप नहीं करना, आपको जस्ट रिकॉर्ड करना है। तो मैं भी उनको रिकॉर्ड करके ही उनको समाधान बताती हूँ। तो आप लोग भी जब भी कोई हो तो आप अपना क्वेश्चन जरूर पूछें। मैं आपको किसी भी टाइम पर आंसर दूंगी, लेकिन मैं आंसर जरूर दूंगी उस चीज का। लेकिन मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि लोग गलत नॉलेज ना लें। आयुर्वेद बहुत स्पेसिफिक है, चाहे हमारे रसोई के मसाले हैं वो सब बहुत स्पेसिफिक है। अपने हिसाब से यूज करें कि आपको क्या तकलीफ है। दूसरे को देखकर यूज नहीं करें कि मुझे ये दूसरे ने ये खाया तो मैं भी ये खा लूं। इस चीज जैसे पिछली बार काढ़ा कोरोना में बहुत लोगों ने लिया, लेकिन बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ, जिनका लीवर वीक था।
या जिनको गर्मी ज्यादा लगती थी तो उनको नुकसान भी हुआ उस काढ़े से। तो ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। और बाकी मेरे लेक्चर्स अपने, मेरा रीवा आयुर्वेदिक फेसबुक पेज है, उसमें भी आप नीचे जाएंगे तो मेरे बहुत सारे लेक्चर्स जैसे बीच बीच में देती रहती हूँ, तो आपको वहां भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। यूट्यूब पे चैनल में भी है, हालांकि मैं बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं डालती हूँ क्योंकि ना मुझे टाइम है ना ही मुझे आता है इतना। सिर्फ यही है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक मेरा एक हाँ क्वेश्चन है, आप जवाब देंगे? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। अगर बॉडी में टॉक्सिन बढ़ जाए तो हमें कैसे कम करना चाहिए? टॉक्सिन्स बढ़ने में सबसे पहला हमारा होता है लंघन कर्ण। लंघन का जी मतलब ये है कि आपको अपनी डाइट को छोड़ना नहीं है, कम करना है। क्योंकि जो जी आप खा रहे हो वो आपकी डाइजेस्टिव पावर कम होने से आपके टॉक्सिन्स बढ़ते चले जाते हैं। और जी आप जितना खाएंगे उतने टॉक्सिन्स बढ़ेंगे। जैसे अब फीवर का ही अगर पेशेंट होता है तो मैं 3 दिन, चाहे बच्चा चाहे बड़ा, हम लोग भूखा रखते हैं। ठीक है, जी आपने एक तो बिना भूख के खाना नहीं खाना, और जितनी जी भूख है उससे आधा खाना खाना है। बाकी हम्म, टॉक्सिन्स पचाने के लिए मैं सौंठ और धनिए का पानी बताती हूँ इसमें। हम्म, हम्म, कि आप 1-1.5 कप पानी लें, 1.5 कप, उसमें चौथा हिस्सा चम्मच सौंठ का, चौथा हिस्सा चम्मच धनिए का डाल के उबाल कर रखें। और वो जब आधा कप, 1 कप रह जाए तो एक एक 2-2 घुट करके रुक रुक के पिए, वो भी एकदम नहीं पिए। उससे आपके टॉक्सिन जो रुके हुए होते हैं वो पच जाते हैं। सौंठ का काम पचाने का होता है, धनिए का काम रास्ता खोलने का होता है। तो सौंठ जी धनिए का पानी लें, पर डाइट आधी कर ले। अगर मूंग की दाल वगैरह सूट करती है, यूरिक एसिड वगैरह नहीं बढ़ा हुआ, तो मूंग की दाल का फास्ट भी रखवा देती हूँ मैं इसमें। जी हाँ, कितने ये दिन कर, तक लेना चाहिए? ये जब तक आपको हल्कापन ना लगे, जब आपको लगे कि अब मेरा शरीर हल्का हो गया, वैसे 3 दिन तक है। मेन अगर आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है फिर तो आप ज्यादा नहीं करेंगे, मतलब जबरदस्ती भूखा नहीं रहना। अगर जी आपको लगता है कि भूख नहीं लगती पर टाइम देखकर मैं खाना खा लेती हूँ, हम्म, तो हम्म, आप गलत करते हो। तो आपको डाइट कम रखनी चाहिए जब तक कि भूख खुले नहीं। फिर भी 3 दिन, जी 5 दिन, 7 दिन अपनी बॉडी वेट, हाइट और अपने टॉक्सिन्स के अकॉर्डिंगली। जी धनिया का पानी आप लंबे टाइम तक भी पी सकते हो जब तक आपको लगे कि मेरे को शरीर हल्कापन नहीं लगता। जी भूख खुलकर लगे, नींद अच्छी आए, पेट अच्छा साफ हो, तो समझो आप हेल्दी हो। और जी आपको ज्यादा आराम करने की जरूरत ना पड़े, तो आप समझो कि आप हेल्दी हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर ये तीनों ही प्रॉब्लम हो, जैसे भूख भी कम लगे हाँ, और इसके लिए थकावट भी सबसे रहे पहले, बॉडी में। वो तो हाँ खैर सारी जी जुड़ी हुई है आपस में। तो इसके लिए हम्म, सिर्फ आपको ये करो कि पहले अपनी डाइट को कम करो। एक तो खाना टाइम पे खाओ, जो मैंने पहले बताया था, क्योंकि खाने जी के टाइमिंग गलत होने से ही टॉक्सिन्स बनते हैं। लेकिन अगर जी आपको भूख नहीं लग रही और फिर भी आप खा रहे हो तो वो टॉक्सिन्स और बना रहा है। तो इसमें आप सौंठ धनिया का पानी थोड़ा थोड़ा लो। जितनी भूख नहीं लगे तो खाली पानी पे भी रह सकते हो, तो रह सकते हो। कोई जी जरूरी नहीं है कि आपको खाना खाना, जी क्योंकि वो नारियल खाना पानी ले आपको सकते हैं? फायदा दे। जी देखो, अगर भूख प्यास लगे, मैंने वही कहा कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझो। अगर आपको लगता है कि 3-4 घंटे ना मुझे प्यास लग रही है तो आप नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा जी सौंठ धनिया का पानी पीते रहेंगे। जी और अगर आपने लेना हो तो फिर यही वाला है, हम कहते हैं कि मूंग छिलके की दाल बिल्कुल पतली बनाओ, जैसे दाल का सूप। ठीक जी है, तो वो जी आप पियो। जी उससे फिर आपको टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं और ज्यादा। 1-2 दिन ये करो, फिर उसके हिसाब से आपको जैसे ठीक लगेगा आप डिस्कस कर सकते हो बीच में भी। जी मैम। लेकिन 3 दिन आप ये जरूर करो, 3 दिन में इससे फर्क पड़ता है। इसके साथ साथ जी आपने ये भी जरूर देखना होता है कि आप अपना काम का वर्कलोड ना बढ़ाएं। ये नहीं कि आप सारा दिन कुछ खाएं पिए नहीं और काम भी इतना करें, रेस्ट करना भी जरूरी है। जैसे आप ये सोचो कि आपको बुखार हुआ और आपने 3 दिन रेस्ट करना और कम डाइट लेना है, ये डिटॉक्सिफाई प्रोसेस होता है। कि काम का बर्डन भी कम करो उन 3 दिन के लिए, क्योंकि आप में उतनी जी एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि आप खा नहीं रहे होगे। नहीं तो जी फिर आप बीमार पड़ जाओगे। जी मैम, थैंक यू ठीक है। हाँ, वेलकम। थैंक क्योंकि अब एक चीज और मेरी है आपसे हाँ, विनती कि हाँ जैसा कि जी, आपने देखा होगा कि इस ग्रुप का लोगो और नाम सब चीज भाई राजीव दीक्षित जी के ऊपर है, हाँ और जी, हम हाँ लोग जी, उन्हीं को सुनने के बाद इस काम को हाँ, एक जन समाज के तौर पे कर रहे हैं। तो मैं हाँ चाहता हूँ जी, कि हाँ आप जी। आप उनके बारे में अपने अपने 2 शब्द बोलें। मैंने राजीव दीक्षित जी के बारे में सुना है उनकी, पर मैं बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं सुन पाती हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है, जितना मैंने उनका सुना है, कि भी हाँ, कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और लोगों को नॉलेज दे रहे हैं। अवेयर तो बहुत लोग करते हैं,
लेकिन एक ज्ञान बांटना और आप लोगों को मोटिवेट करना, ये उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक एक लीडर नहीं हो तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। और इन लोगों की वजह से ही शायद मैंने आयुर्वेद को प्रमोट किया, क्योंकि शुरू में आयुर्वेद कुछ नहीं था जब हमने पढ़ा था, ना ही हमने उस तरीके से पढ़ा था। लेकिन जब बाबा रामदेव जी ने इसको प्रमोट करना शुरू किया तब हमारे मन में जिज्ञासा हुई। ऐसे ही बहुत सारे आए, राजीव दीक्षित जी ने जैसे बोलना शुरू किया, स्वदेशी चिकित्सा, इनकी मैंने एक बुक भी पढ़ी है शायद। तो ये सब चीजें करने से हम लोगों को भी हिम्मत मिली है, मतलब सिर्फ आप लोगों को नहीं जो आप आम लोग हो, लेकिन एक डॉक्टर होते हुए भी मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिली है कि मुझे भी इस तरह चलना चाहिए कि आम लोगों को हमें जागरूक करना चाहिए और उन्हें बीमार होने से बचाना चाहिए। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को ये सोच दी कि हम इस सोच को अमल करें और अपने ज्ञान को जितना बांट सकते हैं बांटें। उसके लिए भी बहुत बहुत उनका धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।